गरीब सहेली के ब्यूटी पार्लर आई अमीर आईएएस सहेली। एग्जाम हॉल में सभी लोग अपने एग्जाम दे रहे होते हैं, जिनमें से एक शेफाली नाम की लड़की अपनी सीट के पीछे खाली सीट की तरफ देख रही होती है। हे भगवान, एग्जाम को शुरू हुए पूरा आधा घंटा हो गया, लेकिन तारा अभी तक स्कूल नहीं आई है। इस लड़की को तो जरा भी परवाह नहीं है। शेफाली ऐसा सोच ही रही थी कि तभी क्लास के दरवाजे के अंदर से तारा क्लास के अंदर आती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो फौरन अपना एग्जाम शुरू कर देती है। एग्जाम खत्म होने के बाद दोनों सहेलियां क्लास के बाहर कॉरिडोर में एक दूसरे से मिलती हैं। तारा, तुम कहाँ रह गई थी? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और तुमने अपना एग्जाम तो अच्छे से कर दिया ना? हाँ बाबा, मैंने अपने सारे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था। दरअसल बात ये थी कि डैड और मम्मी में दोबारा से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पापा मुझे छोड़ने देरी से आए। तारा इतना कहते हुए शेफाली के साथ स्कूल से बाहर आ रही होती है कि तभी उसके सामने उसकी माँ की कार आकर रुकती है। चलो तारा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। माँ, मैं आ जाती, शेफाली मेरे साथ थी, आपको मुझे लेने आने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हारे पिताजी का और मेरा डिवोर्स हो गया है। आज ही फाइल दर्ज की गई है और तुम्हारी कस्टडी मुझे मिली है, इसलिए मैं तुम्हें बेंगलुरु लेकर जाना चाहती हूँ। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने आपसे कहा था ना, मैं बेंगलुरु नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी करनी है। ये सब तो तुम्हारा बेंगलुरु में भी हो जाएगा और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एआईएस बना कर ही रहूंगी। तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप समझ क्यों नहीं रही हो? ये सारे सपने मैंने अपनी सहेली शिपाली के साथ देखे थे। मैं उसे यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटी, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। और वैसे भी इन गरीबों को तो ऐसे दोस्त फंसाने की आदत हो गई है जो इन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, चलो मेरे साथ। अनन्या तारा का हाथ पकड़ती है और उसे कार की तरफ ले जाने लगती है। तारा अपनी सहेली शेफाली का नाम पुकारती रह जाती है। शेफाली, शेफाली, माँ मुझे छोड़ो, माँ मुझे शेफाली के पास जाना है। अनन्या तारा की एक नहीं सुनती और उसे कार में बिठाकर ले जाती है। इस प्रकार शेफाली रोते हुए अपनी सहेली अनन्या को अपने आप से दूर होते हुए देखती रह जाती है। तारा, तारा को मत लेकर जाओ, तारा रुक जाओ। शेफाली की आंखों के सामने से तारा चली जाती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने घर पहुंचती है, जहां पर शेफाली की माँ ने पहले से ही घर पर उसे देखने के लिए लड़के वालों को बुला रखा था। अच्छा हुआ शेफाली तुम आ गई। ये लो, ये पीली वाली साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी से कमरे में जाओ और तैयार होकर आ जाओ। ये सब क्या है माँ? आप मुझे ये साड़ी पहनने के लिए क्यों बोल रही हो? क्योंकि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। जल्दी से साड़ी पहनो और तैयार हो जाओ। देखो, अब तुम्हारा और बोझा मुझसे नहीं उठाया जा सकता। मैं चाहती हूँ कि समय पर तुम्हारे हाथ पीले हो जाए और तुम अपने घर चली जाओ, इसलिए फौरन तैयार होकर नीचे आ जाना। एक तरफ अपनी सहेली से जुदा होने का गम और दूसरी तरफ अपनी शादी का सरप्राइज। शेफाली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो रोते हुए साड़ी पहनकर तैयार होती है और मेहमानों के सामने आ जाती है, जिसके चलते सरस्वती उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेती है। कुछ ही दिनों में शेफाली की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ही चलता है, लेकिन अब दहेज के लिए उसके ससुराल वाले उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। अरे क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि मेरे बेटे की शादी में मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन देखो तो सही, कुछ नहीं मिला। इन गरीबों ने अपनी बेटी को सिर्फ एक जोड़े में ही विदा करके भेज दिया। सोचा तो मैंने भी कुछ अच्छा ही था, लेकिन आपकी ही वजह से ये सब हुआ है। आपको ही मेरी शादी की इतनी पड़ रही थी, मैं तो अच्छा खासा अपनी यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था। अरे एग्जाम में फेल तो हुआ ही, ऊपर से देखो ना, एक जिम्मेदारी और मेरे कंधों पे आ गई। शेफाली अपनी सास और अपने पति की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। इस बीच उसे गांव में एक उर्मिला नाम की औरत मिलती है, जो फ्री में गरीब महिलाओं को पार्लर और सिलाई का काम सिखाती है। शेफाली भी घर के काम करने के बाद उर्मिला के पास जाकर पार्लर का कोर्स सीख लेती है। एक दिन सरस्वती के घर उसकी सहेली आनंदा आती है। अरे आनंदा, तुम यहाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। सरस्वती शेफाली को आवाज लगाकर चाय नाश्ता मंगवाती है। कुछ ही देर में शेफाली चाय नाश्ते की प्लेट लेकर आती है, जिसे देखकर आनंदा कहती है, अरे वाह, इतनी होनहार लड़की इस घर की बहू है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे मुझे आज रात शादी में जाना है और इसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। शेफाली, क्या तुम मेरा अच्छा मेकअप और हेयर स्टाइल बना दोगी? आनंदा के कहने पर शेफाली उसे हाँ कर देती है, लेकिन ये सब सुनकर सरस्वती हैरान रह जाती है। कुछ ही देर में शेफाली आनंदा का बहुत प्यारा मेकअप और हेयर स्टाइल बना देती है, जिसे देखकर आनंदा उसकी बहुत तारीफ करती है और उसे 2000 रुपए भी देती है। अरे सरस्वती, तेरे तो भाग खुल गए, जो इतने होनहार बहू तुझे मिली है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सरस्वती के सामने शेफाली की सच्चाई आते ही उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके चलते सरस्वती शेफाली को बहुत मारती पीटती है और उसे अपने घर से भी निकाल कर घर के बाहर तबेले में रहने की जगह दे देती है। आज के बाद तू इस घर में कभी नहीं रहेगी, आज से यही तबेला तेरा घर है। बेचारी शेफाली की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। इसी दौरान उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपना मंगलसूत्र बेचकर पार्लर का सामान ले आती है और तबेले में ही पार्लर खोल देती है। उसके काम में इतनी अच्छी सफाई थी कि गांव के सभी लोग उसके पास आना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते वो अच्छा खासा
पैसा कमाने लगती है और उस तबेले को धीरे धीरे वो अच्छी कंडीशन में भी बदल देती है। एक दिन शेफाली की सफलता को देखकर सरस्वती को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने उसके पास पहुंच जाती है। तुझे यहाँ छोड़कर मैंने ही गलती की, आज के बाद तू यहाँ पर भी नहीं रहेगी। चल अभी के अभी इस तबेले के अंदर बनाए हुए पार्लर को छोड़ और यहाँ से दफा हो जा और दोबारा लौट कर कभी मत आना। सरस्वती ने शेफाली के बाल पकड़ रखे हुए थे, तभी वहाँ से तारा गुजर रही होती है, लेकिन उसके सामने से एक बहुत ही तेजी से कार आ जाती है, जिसके चलते उसके ऊपर सारी कीचड़ उछल कर आती है और उसका पूरा चेहरा कीचड़ में धंस जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर तारा और सरस्वती के ऊपर पड़ती है। वो फौरन भागते हुए सरस्वती के पास आती है और उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। एक औरत पर अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पांडे जी, ले जाओ इस औरत को और इसे हवालात की हवा खिलाओ। तारा सरस्वती को जेल में बंद करने के लिए कह देती है। वहीं शेफाली तारा को देखकर उससे कहती है, अरे ये क्या, आपका पूरा चेहरा कीचड़ में सना हुआ है। चलिए इस तबेले में मेरा छोटा सा पार्लर है, मैं आपका चेहरा ठीक कर देती हूँ। शेफाली तारा को अपने तबेले वाले ब्यूटी पार्लर में ले जाती है, जहाँ पर गीले टिश्यू पेपर से तारा का चेहरा साफ करती है। चेहरा साफ होते ही शेफाली तारा को पहचान लेती है। तारा, ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ शेफाली, ये मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारा मिलना ऐसा होगा। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? शेफाली रोते हुए अपनी पूरी कहानी तारा को बताती है। चुप हो जाओ शेफाली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तारा अपनी सहेली शेफाली को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खुलवा कर देती है। अब शेफाली अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। शेफाली की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपनी सहेली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक पार्क में दो सहेलियां खेल रही होती हैं। तभी एक सहेली दूसरी से कहती है, तारा, ये मेरा बेटा है जो तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता है। नंदिनी मेरी बेटी और तुम्हारे बेटे से बहुत प्यार करती है, चलो अब इन दोनों की शादी करवा देते हैं। नंदिनी और तारा अपने गुड्डे गुड़ियों की शादी करवा कर बहुत खुश होते हैं। नंदिनी, मैं चाहती हूँ कि जब हम बड़े हो जाए, हमारी शादी हो जाए, तो हम अपने बच्चों की शादी भी इसी तरह करवाएं। चलो मुझसे वादा करो कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाओगी। मैं दिल से वादा करती हूँ। तारा नंदिनी के साथ खेल ही रही थी कि तभी नंदिनी की माँ वहाँ आ जाती है। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर हो। अब चलो घर, आज हमारी फ्लाइट है, हम यहाँ से जा रही हैं। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना माँ, मुझे मेरी सहेली के पास ही रहना है। श्रेया तारा का हाथ पकड़कर उसे नंदिनी से दूर ले जाती है, जिसके बाद तारा अपनी माँ और अपने पिता के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो जाती है और यहाँ नंदिनी अकेली रह जाती है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। वो दोनों सहेलियाँ बड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते बेचारी गरीब नंदिनी के माता पिता उसकी शादी एक लड़के से करवा देते हैं। पिताजी, मुझे अभी शादी करके कहीं नहीं जाना, कम से कम मेरी सहेली को तो बुला दीजिए। कैसी बातें कर रही हो बेटी, तेरी सहेली ने तुझे इतने सालों से एक बार भी नहीं पूछा, अब क्या वो तेरी शादी में आएगी? सही कहा मंजू तुमने, बेटी अब तुम भी समझ जाओ। अपने माता पिता की बात सुनकर बेचारी शादी कर लेती है। शादी के बाद उसे आगे जाकर भी गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। उसकी सास कावेरी उसे जरा भी पसंद नहीं करती और सारा दिन उससे घर के काम करवाती है, लेकिन उसका देवर उसे अपनी माँ की तरह मानता है और उसकी बहुत मदद करता है। भाभी जी, आप थक गई होगी, लाइए ये कपड़े मैं धो देता हूँ। अरे नहीं चिराग, तुम रहने दो, अगर माँ जी ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। जाओ तुम जाकर पढ़ाई कर लो। ओह भाभी, आप भी ना, जैसे मेरे लिए माँ है वैसे ही आप भी हो। लाओ मैं ये काम कर देता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो। चिराग नंदिनी को काम नहीं करने देता। ये देख कावेरी को बहुत गुस्सा आता है और वो नंदिनी के ऊपर आकर भड़कती है। कलमुही, करमजली, नास पीटी कहीं की, अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आती आराम करते हुए? माँ जी मैं तो बस, अरे मैं तो क्या कर रही है, मैं सब जानती हूँ तेरी चाल। तभी वहाँ चिराग आता है। माँ, आप फिर से हाथ धोकर बेचारी भाभी के पीछे पड़ गई। अरे मुझसे पूछ तो लिया होता, भाभी तो मुझे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती हैं, और फिर उनके आने से पहले घर के काम मैं ही तो किया करता था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम भी मैंने जबरदस्ती किया है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। तूने ही इसको सर पर चढ़ा कर रखा है, अब तुझे मैं क्या बोलूं? कावेरी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चिराग अपनी भाभी से माफी मांगता है। ऐसे ही चिराग पढ़ाई करते करते घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए कंपनी में जाकर लग जाता है। कितनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में आज मेरा पहला दिन है, पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं मुझे इस जॉब से निकाल तो नहीं देंगे। तभी चिराग वहाँ के एम्प्लॉय से मिलता है। लगता है तुम्हारा पहला दिन है आज, बच के रहना, यहाँ की मैडम बहुत डेंजरस है। हाँ, जब मैं पहले दिन आया था तो ऐसा लगा था कि कोई चुड़ैल मेरे ऊपर चढ़ गई हो, बहुत काम देती है, पता नहीं तुम्हारा क्या होने वाला है। रोहित और विक्की बेचारे चिराग को डराने के बाद एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगते हैं। तभी वहाँ पर तारा आती है, जिसे देखते ही चिराग के हाथों से सारी फाइल नीचे गिर जाती है। इज दिस योर फर्स्ट डे? चिराग तारा की आवाज सुनते ही कपकपाने लगता है। ये देख तारा चिराग से कहती है,
पिछले महीने की सारी फाइल मेरे कैबिन में लेकर आना 10 मिनट के अंदर। तारा के कहने पर 10 मिनट में चिराग सारी फाइल लेकर तारा के कैबिन में पहुंच जाता है, जहां पर तारा की नंद अनन्या पहले से ही मौजूद होती है, जिसे देखते ही चिराग उसे देखता ही रह जाता है और अनन्या भी चिराग को पहली नजर में देखकर पसंद कर लेती है। चिराग को घबराया हुआ देख अनन्या उसकी मदद करती है, जिसके चलते चिराग को तारा कंपनी में रख लेती है। उस दिन के बाद से उस कंपनी में तारा की नंद, अनन्या और चिराग दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन अनन्या उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है। आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, बताइए क्या कहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे जो भी आपके दिल में है आप कह दीजिए। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अंदर ही अंदर तुम्हें प्यार भी करने लगी हूँ। लेकिन मेरी हैसियत नहीं है तुमसे प्यार करने की। प्यार में कोई हैसियत नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। अनन्या की ये बात सुनते ही चिराग पिघल जाता है और अपने दिल की बात अनन्या को बता देता है। उस दिन के बाद से दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग अपने पर्स में अनन्या की तस्वीर रख लेता है। एक दिन नंदिनी चिराग के कपड़े धो रही होती है, जिसमें उसे चिराग का पर्स मिलता है। जैसे ही वो पर्स निकालती है, उसके अंदर से अनन्या की तस्वीर निकलती है। अरे ये लड़की कौन है? बहुत सुंदर और प्यारी लग रही है। ये बात तो मुझे देवर जी से पूछनी ही चाहिए। नंदिनी चिराग के पास जाती है और उसे तस्वीर दिखाकर पूछती है, जिसके बाद चिराग अपने और अनन्या के प्यार के बारे में अपनी भाभी नंदिनी को बताता है। भाभी, मैं अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो बहुत अमीर है। उसकी भाभी और भैया को मनाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करूंगी और वो लोग मेरी बात जरूर मानेंगे। बस तुम मुझे उनके घर लेकर चलो। नंदिनी के कहने पर चिराग उसे अनन्या के घर ले पहुंचता है, जहां पर नंदिनी तारा को देखती है, लेकिन दोनों सहेली एक दूसरे को पहचान नहीं पाती। देखिए, ये मेरा देवर है, बहुत होनहार है और काबिल है। मेरा देवर आपकी नंद से बहुत प्यार करता है। क्यों ना हम इनका रिश्ता कर दें और इनकी शादी करवा दें, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहें। इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और तुम फिलहाल अपनी औकात भूलकर इस घर में आई हो। अरे तुम जैसे लोग हमारे रिश्तेदार नहीं, बल्कि हमारे घर के नौकर बनाने के लायक हो। तारा नंदिनी को बहुत जलील करती है। बस बहुत हुआ, आपको जितना कहना था आपने कह दिया। मैं अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। चलो भाभी, चलते हैं यहाँ से। चिराग नंदिनी को वहाँ से ले जाता है। ये सब अनन्या दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में तारा अनन्या के पास आती है। उसे रोता हुआ देख वो उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या ये सच है कि तुम भी उसी से प्यार करती हो? लेकिन मेरी बात मानो, उस गरीब आदमी के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। भाभी, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। क्या आप अपनी गरीब दोस्त को भूल पाई हो? आपने भी तो एक गरीब लड़की से दोस्ती की थी, जिसकी फोटो आज भी आपके कमरे में लगी है। ये सुनते ही तारा का दिल पिघल जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो चिराग के घर पहुंच जाती है, जहां वह बात तो रिश्ते की करने की आती है, लेकिन उस घर में अपने बचपन की सहेली की फोटो उसे दिख जाती है। ये फोटो इस घर में क्या कर रही है? ये मेरी सहेली है तारा। ये मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं इसे आज भी भुला नहीं पाई हूँ। तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नंदिनी को गले से लगा लेती है और कहती है, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें नंदिनी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम अपनी तारा को ही नहीं पहचान पाई। ये सुनते ही नंदिनी को बहुत बड़ा शौक लगता है, जिसके बाद वो भी रोने लगती है। कई समय बाद अपनी सहेली को अपने सामने खड़ा देख नंदिनी भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद वह दोनों सहेलियां खूब सारी गप्पे लड़ाती हैं और साथ ही अपने देवर और अपनी ननद के रिश्ते की बात कर लेते हैं। जिसके बाद बहुत जल्द उनकी शादी भी करवा देती हैं। दोनों सहेली का बचपन का वादा पूरा हो जाता है और वो अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।